Friends, I hope you all are fine. Today, we will discuss about factors affecting rate of reaction. Although we have already started this topic and we have discussed the concentration in general, when concentration of reactant increases, rate of reaction increases. In general ऐसा होता है, जैसे जैसा हमारा concentration of reactant बढ़ता है, वैसे हमारा rate of reaction increase करता है. ये आप सारा पढ़ चुके हो रेट लॉ एक्सप्रेशन में, ये टॉपिक हमारा कवर हो चुका है. सेकंड कम्स टू आवर नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कि हमारा जो रिएक्टेंट है उसका नेचर कैसा है. नेचर ऑफ रिएक्टेंट, इसमें हमें तीन चीजों का ध्यान देना है बच्चों. एक हो गया हमारा फेस. फेस से क्या मतलब होता है कि हमारा रिएक्टेंट किस फेस में प्रेजेंट है. आइदर इट इज गैस, आइदर इट इज लिक्विड और सॉलिड. As you already know, there is a less force of attraction in gas molecules. है वो less है. लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस से ज्यादा है, सॉलिड से कम है. इन बिटवीन गैस एंड सॉलिड. एंड सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट इज मोर. अब आप खुद सोचिए, जिनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा वो इजीली ब्रेक हो जाएंगे, और जब ये इजीली ब्रेक हो जाएगा कोई भी बॉन्ड, तो ये किसी दूसरे के साथ जल्दी से रिएक्ट करेंगे. सो इन शॉर्ट, गैसियस फेज में रेट ऑफ रिएक्शन लिक्विड से ज्यादा होता है, लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा. फर्स्ट फैक्टर इन नेचर ऑफ रिएक्टेंट इज इट्स फेज. सेकंड, आइदर दिस रिएक्शन इज होमोजीनियस or heterogeneous. Homo means same, मतलब जितने भी हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, अगर उन सबका सेम फेज है. मान लो जैसे आप ये एग्जांपल ले रहे हो, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू अमोनिया, एंड दीज ऑल आर गैसियस. तो बच्चों, जब सारे रिएजेंट, सारे रिएक्टेंट सेम फेज में होते हैं, तो उनका आपस में टूटना, इंटरमिक्स करना थोड़ा इजी हो जाता है. सो हेटेरो मींस जब हमारे सारे रिएक्टेंट अलग अलग फेज में हो, कोई सॉलिड हो, कोई लिक्विड हो, कोई गैस हो. तो माय डियर स्टूडेंट, हेटेरोजीनियस की बजाय होमोजीनियस में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि ये क्या करता है, इजिली इंटरमिक्स हो जाता है. इजिली रिएक्टेंट या तो टूट जाएंगे या मिक्स हो जाएंगे. तो होमोजीनियस फेज में जल्दी होगा. और इन शॉर्ट, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, अगर आप गैसियस फेज की होमोजीनियस रिएक्शन कर रहे हो, इस केस में हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा बाकी अदर कॉम्बिनेशंस के अलावा. क्लियर? इसमें सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा. तो ये था हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट. इसमें एक तीसरा फैक्टर और है, दैट इज केमिकल रिएक्टिविटी और केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट. बच्चों, अगर कोई एलिमेंट या कोई एटम ज्यादा स्टेबल है, जैसे हमारे ग्रुप 18 हमारे सारे नॉर्मल गैसेस, दे आर नॉट रिएक्टिव. जब वो रिएक्टिव नहीं है तो वो इजीली रिएक्शन के अंदर नहीं जाते. तो जितना ज्यादा हमारा कंपाउंड केमिकली रिएक्टिव होगा या केमिकल स्टेबल अगर कोई कंपाउंड ज्यादा है, अगर कोई कंपाउंड जितना ज्यादा केमिकली स्टेबल है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही कम होगा. और अगर कोई कंपाउंड जितना केमिकली रिएक्टिव है
उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो इन शॉर्ट नेचर ऑफ रिएक्टेंट में हमने 3 फैक्टर देखे। फर्स्ट वन इज फेज, सेकंड वन इज इट्स होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, थर्ड वन इज केमिकल स्टेबिलिटी। कोई भी चीज अगर ज्यादा स्टेबल है तो वो इजीली टूटेगी नहीं तो रिएक्ट नहीं करेगी, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। योर नेक्स्ट फैक्टर इज surface area of reactant. Surface area of reactant. सबसे पहले आप ये देखिए बच्चों, किसी भी चीज का रिएक्टिंग एरिया जितना ज्यादा होगा, अगर किसी चीज का सरफेस एरिया जितना ज्यादा है उतना ही ज्यादा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। इन शॉर्ट सरफेस एरिया मोर, अभी बताती हूँ कैसे, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारा मोर होगा। कैसे आप ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये चौक आप सबको दिख रहा है, देखिए इस चौक को, अभी मान लो मैंने इस चौक को पानी के अंदर डिप किया तो इसका रिएक्टिंग एरिया कौन सा है, दिस वन, ये सारा और ये, ठीक है। ये आपके पास सॉलिड फॉर्म में चौक है, आप जैसे ही इसे पानी में डिप करोगे ये डिस्पर्स हो जाएगा, उसमें घुलना शुरू हो जाएगा, तो इसका सरफेस एरिया ये है। लेकिन मैंने क्या करा, इसको ब्रेक कर दिया, तो अब आप देख सकते हैं इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये इंटरएक्टिंग एरिया भी आ गया और ये इंटरएक्टिंग एरिया भी आ गया। मैं इसे और तोड़ रही हूँ तो और सरफेस एरिया बढ़ गया। इन शॉर्ट अगर मैं इस चौक को बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर दूं तो सरफेस एरिया और ज्यादा हो जाएगा और रिएक्शन रेट का बढ़ जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, आप लोग मान लो कोई टैबलेट है, उसे एज इट इज पानी में डालते हो और एक आप ऐसी टैबलेट ले रहे हो जो जल्दी डिस्पर्स हो जाती है या उसका पाउडर फॉर्म डाल रहे हो, तो वाटर में इजीली सॉल्युबल कौन होगा, जिसका आपने पाउडर फॉर्म लिया, बिकॉज सरफेस एरिया उसका बढ़ जाएगा और जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। अनदर एग्जांपल ले लो, मान लो तो मैंने वुड लिया, लकड़ी का टुकड़ा लिया और एक पुल्वराइज्ड वुड लिया। ये क्या होता है बच्चों, बुरादा। बुरादा होता है ना, अगर मैं इसको जलाऊं और एक लकड़ी के कंप्लीट सैंपल को जलाऊं तो कौन जल्दी आग पकड़ेगा, पुल्वराइज्ड वुड, क्योंकि यहाँ सरफेस एरिया इसका ज्यादा है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। ये मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, catalyst. This is your fourth factor. Although there are so many factors that affect the rate of reaction, but in your syllabi you have to deal only with 5 factors. First one is concentration, next nature of the reactant, third surface area of reactant, and fourth one is catalyst. What is catalyst? Catalyst is a substance that increases the speed of reaction without undergoing any change in itself. ये सब आप जानते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, हमारा ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी सब्सटेंस की रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन इट्स सेल्फ। मतलब जो खुद के अंदर चेंज नहीं करेगा लेकिन किसी भी सब्सटेंस को क्या कर देगा, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को
बढ़ा देगा। स्पीड से हमारा क्या मतलब होता है, दैट इज रेट। अब कैटलिस्ट के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है, क्या वो ऐसा क्या करता है जिससे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारा जो कैटलिस्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। भाई अब ये कौन सी बला है, ये अभी बताती हूँ। ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ईए। क्या होता है हमारा ईए, देखो ये हमारा एक ऐसा एनर्जी बैरियर है जो हर रिएक्टेंट को क्रॉस करना पड़ता है किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। जब तक कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इस बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। और कैटलिस्ट क्या करता है, इसी बैरियर को कम कर देता है। आप समझिए, देखो मान लो ये मेरे रिएक्टेंट है और ये इससे बन रहे हैं प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट, लेकिन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने से पहले इस बैरियर को, ये मान लो कोई भी बैरियर है, इसको क्रॉस करना पड़ेगा तब जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब ये होगा हमारा ये रिएक्टेंट जब तक इस एनर्जी एरिया को कवर नहीं करेगा, क्रॉस नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे मान लो यहाँ से द सेंचुरी स्कूल जाना है, जब तक मैं टोल क्रॉस नहीं करूंगी, मेरे लिए टोल एक बैरियर है। अब आप ऑल्टरनेट रास्ते मत बता देना कि हम कुटेल की तरफ से साइड से निकल जाएंगे, वो नहीं। मैं डायरेक्ट रनवे की बात कर रही हूँ। हाईवे पे अगर से जाना है तो आई हैव टू क्रॉस दैट बैरियर। अगर मैं बाय कार ड्राइव कर रही हूँ तो मेरे को वो बैरियर क्रॉस करके ही मैं द सेंचुरी स्कूल पहुंचूँ। तो वो मेरा क्या हो गया, एनर्जी बैरियर। अब रिएक्टेंट को इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना है तब वो जाके प्रोडक्ट बनाएगा। और हमारा कैटलिस्ट महाशय क्या करता है, ये इस बैरी, मान लो यहाँ से यहाँ पहले 50 मॉलिक्यूल ऐसा कर पा रहे थे। जरूरी नहीं है सारे के सारे रिएक्टेंट इसको क्रॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। 90% रिएक्शन कभी कंप्लीट होती ही नहीं है 100%। रिएक्शन ऑलवेज गोज टू कंप्लीशन बिकॉज सभी रिएक्टेंट के पास उतनी एनर्जी नहीं है कि वो इसे क्रॉस कर सके। अब ये हमारा कैटलिस्ट क्या करेगा, देखो मैं आपको थोड़ा ग्राफ से ही बता देती हूँ। कैटलिस्ट इस एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम कर देगा। मान लो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी मेरी रह गई इतनी, पहले इतनी थी अब रह गई, तो बच्चों यहाँ से मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स क्रॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो ऑलमोस्ट मान लो अब यहाँ से 100 मॉलिक्यूल्स ऐसा कर पा रहे हैं या 200 मॉलिक्यूल्स ऐसा कर पा रहे हैं। अर्लियर इट वाज 50, now it is near about 200 molecules can cross this barrier. So indirectly rate of reaction is increases to 4 times। जो हमारा rate of reaction है वो क्या हो गया, 4 times increase कर दिया। क्यों, कैटलिस्ट ने इस एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को कम कर दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? देखिए मान लो मैं थोड़ा सा ग्राफ से बता देती हूँ। जैसे मान लो मैं एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में, मतलब रिएक्शन कोऑर्डिनेट मींस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, इनके बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ तो मान लो बच्चों मेरे पास मान लो ये रिएक्शन यहाँ से शुरू हुई, तो कुछ रिएक्टेंट की भी अपनी एनर्जी होगी। पहले मेरी मान लो रिएक्शन ऐसे जा रही है, ये हो गई मेरी एक्टिवेशन एनर्जी। ये रिएक्शन है विदाउट कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करेगा, इसी रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी को कर दिया इसने कम। देखिए आप, जब ये मेरा ये कम हो गया, मान लो ये टोटल ये टोटल ये 1 है,
ये सी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, और ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट है। ये देखिए आप, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा और जल्दी बनेगा। इसने क्या करा, हमारा एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। ऐसे अभी मैं इस फैक्टर को आपको डिटेल में बता रही हूँ, अभी आप यहाँ तक देख लीजिए। ठीक है जी, एनर्जी बैरियर को कम कर दिया और क्या बन गया, प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारा लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसमें हम इस एक्टिवेशन एनर्जी को अभी दोबारा पढ़ेंगे, दैट इज टेम्परेचर। इन शॉर्ट बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो, इन जनरल, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ, नॉट ऑलवेज, इन जनरल जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है किसी भी रिएक्शन में, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है इन जनरल। इस इक्वेशन को, इस रिलेशन को सबसे पहले डील करने वाला साइंटिस्ट था आर्हीनियस। आर्हीनियस साइंटिस्ट ने टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन के रिलेशन को डिराइव किया था। आर्हीनियस फैक्टर, आर्हीनियस रिएक्शन क्या है, A is equal, sorry, it is K, that is rate constant, is equal to A E minus EA by RT। ये बड़ी अभी आपको अजीब सी लग रही है, लेकिन धीरे धीरे आप इसके फ्रेंडली हो जाओगे, ये आपकी दोस्त बन जाएगी जब आप इससे क्वेश्चंस करोगे। ये आर्हीनियस इक्वेशन है, जिसमें K हमारा क्या होता है, रेट कांस्टेंट, A हमारा होता है आर्हीनियस फैक्टर, जिसे हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं। ये हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये हमारा होता है एक्टिवेशन एनर्जी। T हमारा टेम्परेचर इन केल्विन, और R हमारा गैस कांस्टेंट है, जिसे आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। R इज गैस कांस्टेंट, स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा होगा आपने, या सॉल्यूशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, यहाँ हम इसे गैस कांस्टेंट लेंगे, जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन, क्योंकि मैंने टेम्परेचर किसमें लिया है, केल्विन। इसकी यूनिट्स अलग अलग होती है, डिपेंड अपॉन द यूनिट ऑफ टेम्परेचर ऑल्सो। ये हमारा आर्हीनियस इक्वेशन है। इस इक्वेशन में जिसने इसने टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था। अब बच्चों आप पूछोगे इसमें रेट ऑफ रिएक्शन तो कहीं आ नहीं रहा, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो आप बच्चों जनरली जानते हो, दिस इज रेट कांस्टेंट। आपने पढ़ा था ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की पावर एन, एन कैन बी 0 1 2 3, पढ़ा है आपने। तो जैसे कि आप इसी रिएक्शन से देख सकते हो, इसी इक्वेशन रेट का एक्सप्रेशन से देख सकते हो, जैसे हमारा रेट बढ़ेगा तो हमारा के भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इन शॉर्ट, अगर मेरा किसी रिएक्शन में के बढ़ रहा है, तो वो इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन की। तो आर्हीनियस ने इस चीज को रेट कांस्टेंट से रिलेट करके बताया था। मैं फिर से बता रही हूँ, के इज इक्वल टू ए ई माइनस इसकी पावर है ई ए बाय आर टी। इसके बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में बताऊंगी सारा, क्योंकि अभी मैं आपको थोड़े से ग्राफ्स बता दूं, और थोड़ा इससे पहले एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और बता देती हूँ, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। प्लीज ये थोड़ा ध्यान से समझना, अब वाला टॉपिक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
एक्टिवेशन एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय ए। ये क्या होता है बच्चों? इट इज द एनर्जी barrier which must be crossed by reactant to form product। सबसे कॉमन एग्जांपल बच्चों, मान लो हम चाय बना रहे हैं, आपने केटल ले लिया, केटल के अंदर आपने पानी डाल दिया, टी डाल दिया, शुगर डाल दिया, मिल्क डाल दिया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो सब चीजें आपने सिर्फ रूम टेम्परेचर पे छोड़ दी, तो क्या आपको चाय मिल जाएगी? नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसे गैस बर्नर पे रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम जो उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, उस केटल के अंदर जितना भी मटेरियल है, जब तक उसको तोड़ेंगे नहीं, वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तब तक आपको चाय नहीं मिलेगी जब तक आप बर्नर से उसको हीट नहीं दोगे। बिकॉज जब भी हमें बॉन्ड तोड़ने होते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है, और जब बॉन्ड बनता है तो जनरली हीट रिलीज होती है। आपने कभी देखा होगा जब हम चाय बनाते हैं तो हम प्रोडक्ट बनाने से पहले उसका टेम्परेचर थोड़ा कम करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है, जिसे आप उबालना बोलते हो। आपने कभी नोटिस किया होगा कि हम बर्नर की स्पीड को कम तेज करते रहते हैं, और ऐसा नहीं कि आपने एकदम से चाय डाली और आप उसको पी लोगे, आप उसको थोड़ा सा कूल डाउन होने देते हो ना, क्योंकि उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। प्रोडक्ट फॉर्मेशन में हमेशा एनर्जी थोड़ी डाउन होती है। ये हमारा सारा क्या है, चाय तब तक नहीं बनेगी जब तक आप उस एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस नहीं करोगे। अब बच्चों मैं आपको इसको ग्राफ के थ्रू समझा रही हूँ। दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इस तरफ लिया एनर्जी, और यहां मैं ले रही हूँ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। मतलब प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन मतलब कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। मान लो ये मेरे रिएक्टेंट, ये यहां से गए और ये प्रोडक्ट बना। मान लो ये रिएक्टेंट ये यहां से गए और ये बना प्रोडक्ट। क्योंकि बच्चों मैं इसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ ER। दिस इज ER, क्योंकि कुछ रिएक्टेंट के पास अपनी खुद की एनर्जी भी है। ये मेरा हो गया बच्चों, ये पूरा मेरा क्या है, यहाँ तक ये होता है हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये रिएक्टेंट की खुद की एनर्जी है, ये पूरी है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये बीच की एनर्जी क्या है, ये यहाँ तक, ये है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। क्योंकि रिएक्टेंट जब तक इस बैरियर को क्रॉस नहीं करेंगे, इस बैरियर को जब तक, ये मैं आपको ब्लू कलर से दिखा रही हूँ, ये इस बैरियर को जब तक रिएक्टेंट क्रॉस नहीं करेगा तो वो किसमें कन्वर्ट नहीं होगा, प्रोडक्ट में। तो क्या होगा, धीरे धीरे इसकी एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ बॉन्ड फॉर ब्रेकेज हो रही है। अभी रिएक्टेंट टूट रहा है और हम उसको एनर्जी दिए जा रहे हैं। दिमाग में चाय का एग्जाम्पल रखो। आपने मान लो यहाँ केटल में सारा सामान रख लिया, अब चाय बनाने के लिए आप उसको हीट करना शुरू कर रहे हो, तो एनर्जी हो ना, क्या होगा, इसकी एनर्जी बढ़ेगी। तो ये क्या होगी, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी है, ये हमारी पूरी वैल्यू क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और अब जैसे ही हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ, तो ये हमारी क्या होगी, यहाँ प्रोडक्ट बन गया, तो ये हमारी क्या है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये मैं बात कर रही हूँ एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए।
एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस विद एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, जिनमें हमें पहले हीट देनी पड़ती है, जो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब मान लो बच्चों, मान लो इस रिएक्शन के लिए मुझे 50 जूल एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ी, 50 देनी पड़ी, और ये मान लो मेरे पास आई 40 लेनी प्रोडक्ट ने, तो बची कितनी? 10। इसका मतलब इस रिएक्शन में 10 जूल एनर्जी बाहर निकली। वो 10 जूल एनर्जी फिर से यहाँ आ जाएगी, वो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगी, लेकिन इस रिएक्टेंट को कराने के लिए मुझे 50 जूल एनर्जी चाहिए, तो मुझे कम से कम इस रिएक्शन को 40 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। ये आप सब समझ गए? इस ग्राफ से देखिए क्या है। मान लो इस रिएक्टेंट के प्रोडक्ट बनने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए 50 जूल, वो हमने दे दी, और जब ये प्रोडक्ट बना तो इसने सिर्फ 10 जूल रिलीज करी, 40 जूल हमारी प्रोडक्ट की एनर्जी होगी। टोटल इस रिएक्शन को करने के लिए चाहिए 50 जूल, मेरे पास निकली सिर्फ 10 है, तो मुझे इसको 40 देनी पड़ेगी, तभी और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। और जैसा कि आप जानते हो, डेल्टा एच, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसे हम एंथैल्पी बोलते हैं, इट इज पॉजिटिव फॉर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आप देख सकते हो वो पॉजिटिव आएगा। ये इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव, क्योंकि हमें इस केस में एनर्जी क्या देनी पड़ती है? इस रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी हमें देनी पड़ती है। तो ये जो हमारी हुई, ये हुई एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये हुई एनर्जी ऑफ रिएक्टर। अब बच्चों, अगर ये हमारी होती एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो, मान लो ये हमारी होती एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मैं फिर से एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के लिए ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ। मान लो ये मेरी वही एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, मैंने ये शुरू करी, ये बने मेरे प्रोडक्ट। ये पूरी क्या होगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, ये पूरी क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ऊपर वाली हमारी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ तक, ये पूरी हमारी क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये प्लस ER इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब देखिए इसमें क्या हुआ बच्चों, जैसे 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 आप एनर्जी दे रहे हो, क्योंकि पहले बॉन्ड तोड़ने हैं, मान लो मुझे सेम इसी रिएक्शन में 50 जूल एनर्जी देनी पड़ी, तब जाके ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। और इस बार इसने, आप देख सकते हैं ना, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से भी नीचे गया है, क्योंकि दीज रिएक्शंस आर अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी। इस टाइम इसने एनर्जी रिलीज कर दी 60 जूल। ये 60 जूल इधर जाके 50 कन्वर्ट करा देगी, फिर भी मेरे पास 10 बची। तभी इस केस के लिए हमारा डेल्टा एच क्या होता है? नेगेटिव, क्योंकि यहाँ हमारी प्रोडक्ट की खुद की एनर्जी कम बनती है, वो सराउंडिंग में एनर्जी ज्यादा रिलीज करता है, सिस्टम के पास खुद एनर्जी कम बनती। पिछले केस में ऑपोजिट था। यहाँ तक समझ आ गई? प्रोडक्ट में एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी, ये हमारा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। डेल्टा एच क्या होता है? फाइनल माइनस रिएक्टेंट। तो ये नेगेटिव क्यों आया बच्चों? बिकॉज इट इज एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, फाइनल माइनस रिएक्टेंट। फाइनल की एनर्जी हमारी कम आ रही है, प्रोडक्ट की एनर्जी देखो कम बची है, रिएक्टेंट की ज्यादा है, तभी ये टर्म हमारी क्या आती है? नेगेटिव। और पिछले केस में ऑपोजिट था, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा थी और रिएक्टेंट की एनर्जी कम थी, तभी वो टर्म क्या आया था? पॉजिटिव। बच्चों यहाँ मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बता रही हूँ। इसी रिएक्शन में
ये जो हमारा यहाँ पर मान लो मैं आपको दिखा रही हूँ फॉर्मेशन ऑफ HI, इससे ज्यादा समझ आ जाएगा आपको। मान लो मुझे HH और II इनको फॉर्म कराना है। आप सब जानते हैं दे कंबाइंस टू फॉर्म HI। H2 plus I2 combines to form HI। अब ये होता कैसे है देखो बच्चों, सबसे पहले क्या होगा, ये HH और II, ये क्या होगा, ये वाला H अपना बॉन्ड पार्शियली तोड़ना शुरू कर देगा। तो ये इसने H के साथ अपना बॉन्ड पार्शियली तोड़ना शुरू कर दिया, साथ के साथ I के साथ पार्शियली अपना बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया। इसी I ने भी पार्शियली अपना बॉन्ड तोड़ दिया आयोडीन के साथ, और दूसरे H के साथ पार्शियली, पूरा नहीं, बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया। तो ये हमारा होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। मतलब ये क्या हुआ, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी हमने इसे दी। तो ये जो आप टॉप पे लिखते थे ना मान लो ग्राफ पे, तो यहाँ हमारा आता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये हमारा क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये चाहे किसी भी टाइप की रिएक्शन हो, आपकी एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, पहले हमें एनर्जी देनी पड़ती है क्योंकि बॉन्ड तोड़ना है। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, तो ये टूट के हमारा क्या बनाता है, प्रोडक्ट। अब अगर इस केस में एनर्जी इसके साथ निकल रही है तो वो एक्सो हो जाता है। अगर जो ये एनर्जी निकली है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से भी कम है तो हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन एंडो हो जाता है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। पहले पार्शियल बॉन्ड बनेगा, फिर पार्शियल बॉन्ड ब्रेकेज होके नया बॉन्ड बनना शुरू होगा। जब हम इसको एक्टिवेशन एनर्जी देंगे तो हमारा बनेगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। फिर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एनर्जी रिलीज करके, ये एनर्जी जितनी रिलीज हो रही है वो डिसाइड करेगी आइदर इट इज टाइप ऑफ एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन। आई होप टुडे लेक्चर इज क्लियर टू एवरीवन। और ये सारा लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को 2 बार देखना, तब जाके आपको ढंग से क्लियर होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट? एक्सक्यूज मी मैम। एनी डाउट? मैम ये एक बार ये जो आपने हाइड्रोजन आयोडाइड कैसे बनता है, मान लो होता क्या है उसमें हमारे ऐसे है ना रिएक्टेंट, H2 plus I2 gives you HI। अब ये रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है, H2 means HH। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, कोई रस्सी तो नहीं है ना जो इनको जोड़ के खड़ी है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनका। इनके बीच में भी सबसे पहले क्या आएंगे, हम इनको एनर्जी देंगे जैसे साथ। ये I के साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा और H के साथ बॉन्ड तोड़ रहा है, तो धीरे धीरे इस तरीके से इस I ने भी ऐसा ही किया। फिर ये हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ये टूटेगा और हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट। अब इस केस में अगर एनर्जी और प्रोडक्ट ज्यादा रिलीज होती है, मतलब ईपी जो हमारी प्रोडक्ट की एनर्जी है वो ग्रेटर है रिएक्टेंट से, तो इट इज अ टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर उल्टा है तो वो एक्सोथर्मिक। मैंने रिलीज से नहीं बताया, प्रोडक्ट की खुद की एनर्जी से बात कर रही हूँ। ठीक है, अभी क्लियर? यस मैम, थैंक यू मैम। नो इश्यूज। एनी अदर डाउट?